नमस्कार। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिनका नाम है रो रैंक और कॉलम रैंक, यानी कि पंक्ति जाति और स्तंभ जाति। अब पंक्ति जाति और स्तंभ जाति को समझने के लिए पहले ज़रूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए भी सदिश जो होते हैं वो एल आई कब होते हैं, एल डी कब होते हैं। ये पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे पंक्ति सदिश और स्तंभ सदिश की, यानी कि रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर, इनकी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे रो रैंक और कॉलम रैंक। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एन वेक्टर, यानी कि एन सदिश का मतलब क्या है। पहले तो हम इसको बात करेंगे एन वेक्टर। ठीक है, तो अब इस एन वेक्टर को समझने के लिए जरूरी है कि हमें क्या पता हो, क्रमित समुच्चय, यानी कि ऑर्डर सेट। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अब ऑर्डर सेट क्या होता है? कोई समुच्चय है A1, A2, AN। इसे लिख लेते हैं। यदि इस समुच्चय में अवयव जो हैं A1, A2, A3, AN का क्रम का मतलब ऑर्डर निश्चित कर दें, निश्चित यानी फिक्स कर दें, फिक्स्ड। अगर क्रम फिक्स कर दें या फिक्स कर दें, फिक्स निश्चित हो तो अर्थात अवयव A1, A2, A3 अप टू AN का स्थान क्रमशः अभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और nवां हो, यानी कि A1 का पहला स्थान, A2 का दूसरा स्थान, अगर स्थान निश्चित यानी कि अचर, बदले नहीं मिलना हो तो ये जो समुच्चय है A1, A2, AN, ये जो समुच्चय है एक क्रमित समुच्चय कहलाता है। एक क्रमित समुच्चय कहलाता है। बस सीधा सा मतलब ये है कि हमें ये पता है कि किसी समुच्चय के अंदर ऑर्डर का मतलब इसमें मान्य नहीं है, यानी कि ये जो अवयव हैं इनको हम रिशफल कर सकते हैं, यानी कि इनके जो ऑर्डर इनका चेंज कर सकते हैं, यानी इनका जो स्थान है वो चेंज कर सकते हैं। समुच्चय के अंदर ऑर्डर जो होता है वो कंसिडर नहीं होता। लेकिन यदि किसी समुच्चय के अंदर ऑर्डर को भी हम कंसिडर कर लें, क्रम को भी हम मतलब निश्चित कर लें, तो वो जो समुच्चय है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रमित समुच्चय बोलेंगे, ऑर्डर सेट बोलेंगे। ये बार बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए आप यहाँ आज समझ लो। क्रमित समुच्चय का मतलब, यदि समुच्चय में अवयवों का जो ऑर्डर अगर फिक्स हो, कांस्टेंट हो, अचर हो, तो हम इस समुच्चय को क्या बोलेंगे? ऑर्डर सेट बोलेंगे। ऑर्डर सेट का मतलब ये है कि अगर ये ऑर्डर सेट है तो इनमें अवयवों को अगर हम बदल देंगे तो समुच्चय भी बदल जाए, इसका मीनिंग भी बदल जाएगा। इसका मतलब ये है। अब
बात करते हैं इसके अंदर ही बात करते हैं कर्मित युग्म का मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर। तो पेयर युग्म का मतलब यहाँ पेयर पेयर मतलब दो का होता है, तो ये सीधा सा मतलब ये है ऐसा कर्मित समुच्चय जिसमें दो ही अवयव हैं उसको हम कर्मित युग्म कहेंगे। तो मैं शब्द यूज कर रहा हूं अब, कर्मित समुच्चय ए कॉमा बी लिख देता हूं। ये समुच्चय है, समुच्चय में तो ए और बी को हम चेंज करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जब कह रहा हूं कर्मित समुच्चय इसका मतलब ये ऑर्डर इसका तय हो गया, ए प्रथम स्थान पे और बी द्वितीय स्थान पे। तो ये जो कर्मित समुच्चय क्या कहलाता है, ये कर्मित समुच्चय कर्मित युग्म कहलाता है। युग्म कहलाता है तथा इसे प्राय कहलाता है तथा इसे प्राय ए कॉमा बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं। व्यक्त बस एक जो कर्मित समुच्चय इसको ही कर्मित युग्म कहेंगे, क्योंकि इसमें जो अवयवों का क्रम वो फिक्स है और इसका सिंबल ये है। फिर इसी में हम बात करेंगे कर्मित हाँ भाई ट्रिपलेट ऑर्डर ट्रिपलेट। तो इसके अंदर बात ये होगी कर्मित समुच्चय। अब इसका 3 एलिमेंट हो तो इस कर्मित समुच्चय को क्या बोलेंगे, कर्मित ट्रिपलेट कहेंगे। तो कर्मित समुच्चय ट्रिपलेट कहलाता है और इसे ए कॉमा बी कॉमा सी से व्यक्त करते हैं। होगी क्रमित ट्रिपलेट। और इसके बाद में बात करेंगे कर्मित चतुर्पल या बाई ऑर्डर हाँ भाई क्वाड्रपल। इसका इंग्लिश मीनिंग ये है। ठीक है, तो वही बात कर्मित समुच्चय जिसमें 4 अवयव हो, जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी को क्या कहेंगे, शब्द में बार बार यूज कर रहा हूं कर्मित, ये ध्यान रखना। तो समुच्चय लेकिन कर्मित समुच्चय को क्या बोलेंगे, कर्मित चतुर्पल या इसको इंग्लिश में बाई क्वाड्रपल कहते हैं। इसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी से व्यक्त करते हैं। ये बात है। अब बात करेंगे एंटपल की, जो हाँ भी कर्मित एंटपल ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी से हम एन वेक्टर को डिफाइन करेंगे, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगी बात। कर्मित एंटपल मतलब ऑर्डर एंटपल
का मतलब ये है कि क्रमित समुच्चय, क्रमित जो समुच्चय है A1 A2 अप टू AN, ये जो क्रमित जो n समुच्चय है वो n टपल, ऑर्डर n टपल कहलाता है। क्रमित n टपल कहलाता है। इसे A1 प्राय A1 A2 AN से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब प्रत्येक n टपल, क्रमित n टपल जो होता है वो n वेक्टर कहलाता है। ये इसको आगे हम डिफाइन करेंगे। तो अब ये मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्रमित n टपल का मतलब क्रमित समुच्चय, जो क्रमित समुच्चय है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रमित n टपल कहते हैं, और इसे ऐसे लिखेंगे। तो अब इसकी जो परिभाषा हुई वो ये है, इसकी जो परिभाषा हुई वो ये है कि प्रत्येक क्रमित n टपल n सदिश कहलाता है, n सदिश कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। n सदिश की परिभाषा क्या होगी कि प्रत्येक क्रमित n टपल क्या कहलाता है, n सदिश कहलाता है। जैसे जैसे क्रमित n टपल A1 A2 AN एक n सदिश है। एक क्या है, ये n सदिश है। तो इसमें तो हमने ये समझ लिया भी n सदिश का मतलब क्या है। तो ये जो है n सदिश का एक एग्जाम्पल हो गया। तो जैसे अगर हम दो ही एलिमेंट लेंगे तब तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको क्रमित युग्म बोल देंगे। तीन अवयव लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोल देंगे। और इससे ज्यादा है तो इसको ऐसे बोलेंगे 5 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर। तो इसका नीचे एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसकी अब हम बात करेंगे सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें यदि अल्फा बराबर A1 A2 A3 अप टू AN तथा बीटा बराबर B1, B2, B3, Bn कोई दो n सदिश हो, तो अगर अल्फा बीटा कोई दो n सदिश हो, n वेक्टर हो, तो नंबर 1 इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट में जुड़ेगा, सेकंड में, थर्ड में। तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 करते करते AN प्लस BN, ये दो सदिशों का योग होता है। इसी प्रकार दो सदिशों का अगर अंतर करना है तो माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। दूसरा, कोई दो सदिश बराबर कब होंगे, यदि और केवल यदि, अगर ये सदिश अल्फा और बीटा बराबर कब होंगे, यदि प्रथम एलिमेंट प्रथम के बराबर हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर हो, एंड लास्ट एलिमेंट के बराबर हो। और तीसरा, यदि ए कोई अदिश राशि हो तो ए अल्फा का मतलब क्या है
A1 कॉमा A2 कॉमा AAN। अगर हमें A बीटा निकालना है तो A बीटा 1 सॉरी AB1 कॉमा AB2 कॉमा ABN, ये सदिश बीजगणित है। अब हम बात करते हैं ए घातीय स्वतंत्र सदिश और ए घातीय आश्रित सदिश, यानी कि एक घातीय आश्रित सदिश, इसको हम परतंत्र सदिश भी बोलते हैं, यूं कह सकते हो आप, या यूं कह सकते हो रेखीय आश्रित सदिश। एक ही बात है, इसका जो इंग्लिश में है वो ये है लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, ये है। शॉर्ट में इसको हम एलडी बोलेंगे। तो ये है सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, एक घातीय आश्रित सदिश यानी शॉर्ट में एलडी। एलडी का मतलब लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर कहलाते हैं यदि अदिश, जितने सदिश है उतनी अदिश लेंगे हम, A1 A2 AN, अदिश A1 A2 AN। शर्त यह है कि इनमें कम से कम एक क्या हो, अशून्य हो, कम से कम एक अशून्य हो। तो अदिश A1 A2 AN इस प्रकार विद्यमान हो कि ये जो एक घात संचय है वो शून्य सदिश हो। AN अल्फा n बराबर 0 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ये क्या चीज है? शून्य सदिश, ये ध्यान रखना, शून्य सदिश हो। तो दिए गए सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो है, इनको हम एक घातीय आश्रित सदिश यानी एलडी कब कहेंगे? यदि उतने ही अदिश, लेकिन कंडीशन क्या है, उनमें कम से कम एक अशून्य जरूर हो, इस प्रकार विद्यमान हो कि इनसे बनने वाला ये जो एक घात संचय है ये किसके बराबर हो? शून्य सदिश के बराबर हो। फिर हम बात करेंगे एक घातीय स्वतंत्र सदिश, या यूं कह सकते हो रेखीय स्वतंत्र सदिश। इंग्लिश में बोलेंगे हम लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसमें क्या है कि जो सदिश हैं, सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, यानी कि ये जो सदिश हैं ये एक घातीय स्वतंत्र सदिश, इनको हम शॉर्ट में LI बोलेंगे,
एल आई का मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट। एल आई कहलाते हैं यदि यदि अदिश A1, A2, AN के लिए, जितने सदिश है उतनी अदिश के लिए A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 बराबर AN अल्फा n, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्लस डैश डैश प्लस AN अल्फा बराबर शून्य सदिश। शून्य सदिश शून्य सदिश यानी कि के लिए यह तभी सत्य हो जब क्या हो, जब A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, AN बराबर 0। यानी कि इनको हम एक घातीय स्वतंत्र सदिश कब कहेंगे? जब सदिश A1, A2, AN के लिए यदि ये 0 है तो ये तभी सत्य हो जब ये, अन्यथा नहीं। के लिए यदि आप चाहो तो ये लिख सकते हो, यदि A1 AN 0 हो तो यह तभी सत्य हो जब ये हो, अन्यथा नहीं। इसका मतलब यह है कि ये अगर एक संचय अगर शून्य सदिश आ रहा है तो ये एक ही सूरत के अंदर, एक ही कंडीशन के अंदर, एक ही सूरत के अंदर ये चीज सत्य होनी चाहिए कि इनके जो ये कोफिशिएंट है ना, जो अदिश गुणांक, ये A1 A2 सभी से क्या हो, शून्य हो। अदरवाइज ये इस कभी भी एक असंचय क्या है, शून्य न हो। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं कि ये जो सदिश हैं एक घातीय स्वतंत्र सदिश यानी एल आई कब कहलाते हैं? यदि इन अदिशों के लिए ये एक असंचय अगर शून्य सदिश है तो ये एक ही कंडीशन के अंदर सत्य हो। कब? जब ये सभी के सभी A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर सारे जो अदिश हैं ये शून्य हो। अगर ये नहीं है तो ये भी न हो, अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये है, अर्थात A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AN अल्फा n बराबर 0 कभी सत्य न हो, कभी सत्य न हो। अन्यथा नहीं का मतलब क्या है? ये कभी सत्य न हो। अगर ये नहीं है तो ये कभी सत्य न हो, ये चीज है। अब इसमें नोट लगाओ नोट, हाँ जी, अगर एल आई, इसमें ऐसा लिख सकते हैं अपनी, यदि सदिश एल डी नहीं है तो वे एल आई होंगे। नंबर 1, यदि सदिश एल आई नहीं है तो वे एल डी होंगे। ये चीज है एल आई और एल डी। अब हम बात करेंगे पंक्ति सदिश और स्तंभ सदिश। फिर पंक्ति सदिश और स्तंभ सदिश एक घातीय स्वतंत्र है कि नहीं है उन पे हम बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे पंक्ति जाति और स्तंभ जाति। अब हम बात करेंगे पंक्ति सदिश और स्तंभ सदिश। पंक्ति सदिश यानी कि
रो वेक्टर, और उसके बाद में बात करेंगे हम स्तंभ सदिश यानी कि कॉलम वेक्टर। ये अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना। तो इसके अंदर हम बात समझ लेते हैं इसको। यदि a इक्वल टू में a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 कोई 3 गुणा 3 की एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे किसी भी क्रम की हो सकती है, लेकिन हम एक छोटा एग्जांपल लेके बात समझ रहे हैं। तब हाँ, R1 बराबर A11 A12 A13, इसको हम एक पंक्ति सदिश कहेंगे। पहली पंक्ति से पहले ये पहला सदिश, दूसरी पंक्ति दूसरा सदिश, तीसरी पंक्ति तीसरा सदिश, इनको हम क्या बोलेंगे? पंक्ति सदिश बोलेंगे। R1 बराबर ये हो गया, R2 बराबर हो गया A21 A22 और A23, ये दूसरा। फिर R3 बराबर A31 A32 और A33, जितनी पंक्ति है उतनी सदिश मिलेंगे हमें। तो R1 R2 R3 क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स A के पंक्ति सदिश कहलाते हैं। पंक्ति सदिश कहलाते। पंक्ति सदिश का मतलब रो वेक्टर। और C1 बराबर C1 A11 यानी पहला कॉलम, A21 A31, फिर C2 बराबर A12 A22 और A32, और C3 बराबर A13 A23 और A3। तो C1 C2 C3 C1 C2 C3 ये सभी मैट्रिक्स A के क्या कहलाते हैं? स्तंभ सदिश कहलाते हैं। स्तंभ सदिश यानी कि कॉलम वेक्टर कहलाते। ठीक है, तो यूं हम यहाँ पे अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, सदिश यानी वेक्टर को हम डिस्कस करके आए हैं। सेम टू सेम यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि ये ट्रिपलेट है। ये क्या है? 3 वेक्टर कह सकते हैं इनको, या जैसे वहाँ पे n वेक्टर को डिफाइन किया था वैसे यहाँ पे अब ये क्या है? 3 वेक्टर है, तो 3 वेक्टर कह सकते हैं इनको। तो अब हम बात करेंगे पंक्ति जाति और स्तंभ जाति यानी कि रो रैंक और कॉलम रैंक। तो रो रैंक और कॉलम रैंक के अंदर जो परिभाषा आएगी वो यही आएगी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये पंक्ति सदिश है 3 हैं, तो इनमें कितने एलआई हैं? अधिकतम एलआई पंक्तियों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? पंक्ति जाति कहलाती है। अधिकतम एलआई पंक्तियों की संख्या, तो कहने को जितने ये एलआई होंगे, जितने से मान लो R1 R2 R3 तीनों ही एलआई हैं मान लो, तो इसका मतलब तीन कितने सदिश एलआई हो गए? 3। तो इसका मतलब इसकी जो रो रैंक है वो 3rd होगी। अगर ये R1 R2 R3 क्या चीजें हैं? एलआई नहीं है, तो हम फिर 2 को चेक करेंगे। 2 में कोई 2 अगर एलआई बन जाए, R1 R2 बन जाए एलआई, या R2 R3 बन जाए, या R1 R3 बन जाए, अगर कोई 2 सदिश भी एलआई हैं तब हम उसको कहेंगे इसकी जो रो रैंक है वो 2 है। और अगर कोई भी 2 सदिश एलआई नहीं है यानी एलडी है, फिर हम एक सदिश की बात करेंगे। अब एक सदिश एलआई ही होता है जब तक कि वो शून्य सदिश न हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे नोट लगा लो, अभी बात करेंगे इसमें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भी स्तंभ जाति और कॉलम जाति की। अब हम बात करेंगे पंक्ति जाति यानी कि
रो रैंक, और फिर हम बात करेंगे स्तंभ जाति, यानी कि कॉलम रैंक। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब हमारे लिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं पंक्ति जाति, यानी कि रो रैंक क्या होती है। मैट्रिक्स में LI पंक्तियों की अधिकतम संख्या को उस मैट्रिक्स की पंक्ति जाति कहते हैं। पंक्ति जाति कहते हैं। मैट्रिक्स में LI पंक्ति, या तो LI पंक्तियों की अधिकतम संख्या या LI पंक्ति सदिशों की संख्या। LI पंक्ति सदिशों की संख्या ज्यादा बेटर रहेगा। LI पंक्ति सदिशों की अधिकतम संख्या। मैट्रिक्स में LI पंक्ति सदिशों की अधिकतम संख्या को उस मैट्रिक्स की पंक्ति जाति कहते हैं। अर्थात किसी मैट्रिक्स A की पंक्ति जाति, हाँ भाई, R होगी या R कहलाती, ये किसी मैट्रिक्स A की पंक्ति जाति R होगी या कहलाती है, यदि A में LI पंक्ति सदिशों की अधिकतम संख्या R हो, अधिकतम संख्या R हो, अर्थात R+1 या इससे अधिक जो पंक्ति सदिश है वो LD हो। अर्थात R+1 या इससे अधिक पंक्ति सदिश LD हो। तो पंक्ति जाति का मतलब क्या होगा? मैट्रिक्स A में LI पंक्ति सदिशों की अधिकतम संख्या को उस मैट्रिक्स की पंक्ति जाति कहते हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, किसी मैट्रिक्स A की पंक्ति जाति R कब होगी? यदि A में LI पंक्ति सदिशों की अधिकतम जो संख्या है वो R हो। अधिकतम संख्या क्या हो? R हो, अर्थात R+1 या इससे अधिक जो पंक्ति सदिश है वो क्या हो? LD हो। अब हम बात करते हैं स्तंभ जाति की। स्तंभ जाति तो मैट्रिक्स में LI स्तंभ सदिशों की अधिकतम संख्या, स्तंभ
सदिशों की जो अधिकतम संख्या है उस मैट्रिक्स की स्तंभ जाति कहलाती है। हाँ भी ठीक है। Li स्तंभ सदिशों की अधिकतम संख्या, शब्द ये जरूर लिखना, अधिकतम संख्या। इसमें भी देखो आप, Li पंक्ति अधिकतम संख्या। इसको हम अन्य शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए की जो स्तंभ जाति R कब कहलाती है, यदि ए में Li, यहां पे हम स्तंभ कर देंगे तो सारा सारा ये चीज हम यहां लिख सकते हैं। तो किसी मैट्रिक्स ए की स्तंभ जाति R कहलाती है यदि ए में Li स्तंभ सदिशों की अधिकतम संख्या R हो, अर्थात इससे अधिक, यानी कि R+1 या R+2 या इससे अधिक जो पंक्ति सदिश है, यानी कि वहां पे हम बात करेंगे स्तंभ सदिश क्या हो, LD हो। जैसे मान लो किसी मैट्रिक्स के, मान लो कोई 5 × 5 की कोई मैट्रिक्स है, तो अगर 5 सदिश LD हैं तो फिर 4 सदिश की बात करेंगे, चारों सदिश चेक करेंगे। कोई भी 4 सदिश अगर मान लो अगर Li है, कोई भी 4 सदिश, तब उसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो रो रैंक है वो 4 है। अभी हम बात करेंगे इस पे। इसमें चाहो तो लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज इसी को मैं अर्थात करके, अर्थात किसी मैट्रिक्स ए की जो स्तंभ जाति है R होगी यदि ए में Li स्तंभ सदिशों की अधिकतम संख्या R हो। Li स्तंभ सदिशों की जो अधिकतम संख्या कितनी है वो R हो, अर्थात इससे अधिक, अर्थात R से अधिक स्तंभ सदिश क्या हो, LD हो, या R से अधिक स्तंभ सदिश क्या हो, LD हो। ये तो की बात। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं।